हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे, स्टेजेस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइलिंग। तो डोमेस्टिक वायलेंस केस कैसे फाइल होता है, ये पूरी प्रोसीजर हम देखेंगे। कहाँ कहाँ ये कोर्ट में सबमिट करते हैं, वहाँ से लेके जजमेंट तक का प्रोसीजर हम आज देखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये महिला के हिंसाचार को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है। तो इसकी प्रोसीजर हम देखेंगे। तो जिस वुमेन पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो इस एक्ट के तहत वो कोर्ट में जाके आप अपने राइट के लिए लड़ सकते हैं। तो देखेंगे आज हम। तो फर्स्ट टाइम देखेंगे कि एप्लीकेशन कहाँ की जाती है। तो एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन टू मैजिस्ट्रेट for the obtaining relief under this act, an application to magistrate shall be made under section 12 of the domestic violence act। और अगर हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास गए तो वहाँ से भी ये केस मैजिस्ट्रेट के सामने आ सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो जब हम कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन देते हैं अंडर सेक्शन 12 के तहत, तो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस एंड issue summons to respondent and protection officer for appearance and domestic incident report। तो उसमें कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेता है केस फाइल होने के बाद, तो कोर्ट बाद में सर्विस ऑफ नोटिस समन इशू कर सकता है। वो अंडर सेक्शन 13 के तहत तो नोटिस या समन इशू होता है। तो ये नोटिस और समन्स जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू इशू होता है। तो कोर्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को नोटिस भेजती है, तो वो नोटिस प्रोटेक्शन ऑफिसर वो रिस्पोंडेंट को सर्व करते हैं और उनका जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो वो जो रिपोर्ट है वो अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 अंडर सब क्लॉज बी और अंडर सेक्शन 9 सब क्लॉज 1 अंडर सब क्लॉज ए के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर अपना रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करते हैं। देन रिस्पोंडेंट जब कोर्ट में हाजिर होते हैं तो उन्हें वो कंप्लेनेंट ने जो एप्लीकेशन दिया है उसका रिप्लाई देना पड़ता है। जो डब्ल्यू से वो रिप्लाई देना पड़ता है। तो रिप्लाई देने के बाद कोर्ट कोर्ट को अगर लगा इस केस अगर फॉल्ट है तो वो डिसमिस कर सकता है। ये फॉल्स एलिगेशन है तो कोर्ट डिसमिस कर सकता है अंडर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी के तहत। तो जो कंप्लेंट है वो डिसमिस कर सकता है। अगर कोर्ट को लगा कि ये सेटल हो सकता है मैटर, तो कोर्ट सेटलमेंट के लिए काउंसलर के पास भेजते हैं बोथ पार्टी को, दोनों कंप्लेनेंट को और रिस्पोंडेंट को, दोनों को भेजते हैं। अगर उनमें कुछ काउंसलर की तरफ से अगर कुछ सबमिट होता है या सेटल होता है तो वो प्रयास करते हैं। क्योंकि ये पर्पज़ है कि किसी छोटे से एलिगेशन या इशू की वजह से, डिस्प्यूट की वजह से किसी के पूरा फैमिली डिस्प्यूट ना बढ़े, क्योंकि उसके और बच्चों को भी कुछ परेशानी ना हो। ये कोर्ट का व्यू रहता है कि कुछ मैटर है सेटल हुए तो सब मैटर सेटल करने का प्रयास कोर्ट करता है। तो ये अपनी जुडिशरी में बहुत अच्छी प्रोविजन नहीं। अगर कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट के बीच अगर कुछ छोटे से वजह से अगर इतनी बड़ी इशू या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो कोर्ट दोनों को सामने बिठा के, काउंसलर दोनों को सामने बिठा के वो सेटल करने का प्रयास ज़रूर करती है हर मैटर में। तो एक बहुत अच्छा अच्छा कार्य मैजिस्ट्रेट की तरफ से या जुडिशरी में हो रहा है। तो इससे कुछ जो है फैमिली वो ब्रिज होने से बच रही है। तो उसमें नेक्स्ट है जब डब्ल्यू एस आता है, तो अगर सेटल हुआ तो नहीं है, नहीं सेटल हुआ तो वैसा रिपोर्ट काउंसलर मैजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। नेक्स्ट जो है वो देन पार्टी जो है, अगर कंप्लेंट ने कुछ एप्लीकेशन के साथ कुछ इंट्रीम एप्लीकेशन भी दिया है, और फॉर एग्जाम्पल देखिए तो मेंटेनेंस, इंट्री मेंटेनेंस के लिए है, कुछ रिसाइड ऑफ हस्बैंड प्रॉपर्टी, उसके पति के यहाँ रहने के लिए कुछ उन्होंने जगह मांगी है, तो वो या चाइल्ड कस्टडी है, बच्चों का अधिकार है, वो मिलने के लिए अगर उन्होंने कंप्लेनेंट ने कुछ एप्लीकेशन दिया है तो वो इंटरिम एप्लीकेशन है। तो कोर्ट को कंप्लेनेंट को रिलीफ देना ज़रूरी है।
तो ऑर्डर पास बाय कोर्ट ऑन इंटरिम एप्लीकेशन। देन अगर रिस्पोंडेंट को इस इंटरिम एप्लीकेशन के अगेंस्ट में अपील में जाना है, तो जिस दिन वो इंटरिम एप्लीकेशन के ऑर्डर अंडर सेक्शन 29 के तहत वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील में जा सकता है। विद इन 1 मंथ में उसे अपील में जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट जो है कोर्ट जो है वो अगर रिस्पोंडेंट का डब्ल्यूएस आ गया, रिप्लाई आ गया, तो उसके बाद इशू फ्रेम करता है। तो इशू फ्रेम जो है, इशू फ्रेम होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है एविडेंस का। तो एविडेंस जो है वो इन द एविडेंस द एग्री पर्सन हैज़ टू प्रूव हर केस इन टर्म ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत एविडेंस जो है वो कंप्लेनेंट फाइल करते हैं। तो एक एविडेंस जो है, एविडेंस फाइल कंप्लेनेंट बाय वे ऑफ एफिडेविट और एनी अदर विटनेसेस। या तो वो एफिडेविट के थ्रू अपना एविडेंस देते हैं, और अदर कुछ एविडेंस है तो वो भी सबमिट करते हैं। तो उसके बाद एविडेंस देने के बाद रिस्पोंडेंट के जो काउंसलर है वो कंप्लेनेंट का क्रॉस लेते हैं। क्रॉस क्रॉस के बाद कंप्लेनेंट के एविडेंस क्लोज हो गए, तो बाद में जो है रिस्पोंडेंट के एविडेंस शुरू हो जाते हैं। तो उसमें भी रिस्पोंडेंट के एविडेंस जो है वो बाय वे ऑफ एफिडेविट दे सकता है या एनी अदर विटनेसेस के थ्रू दे सकता है। तो उसमें भी रिस्पोंडेंट का क्रॉस जो है वो कंप्लेनेंट के काउंसलर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो है तो आर्गूमेंट, फाइनल आर्गूमेंट। तो बोथ पार्टीज आर काउंसलर टू आर्ग्यू द फाइनल। तो उसमें कंप्लेनेंट या रिस्पोंडेंट के जो काउंसलर है, जो एडवोकेट है, वो फाइनल आर्गू करते हैं। फाइनल आर्गू के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप आता है जजमेंट का। तो फाइनल आर्गूमेंट के बाद मैजिस्ट्रेट जो है वो दोनों ही पार्टी के, कंप्लेनेंट हो या रिस्पोंडेंट, दोनों के एविडेंस देखते हैं। और उसमें जो एविडेंस देख के जो प्रूव हुआ है तो वो दोनों पार्टी का देखते हैं। उसके बाद वो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं। तो जजमेंट प्रोनाउंस के बाद अगर कोई पार्टी को अपील में जाना है, तो अंडर सेक्शन 29 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत वो अपील में जा सकते हैं। द अपील शैल लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो सेशन कोर्ट में इस अपील कर सकते हैं। तो ये आज हमने पूरा प्रोसीजर देखा है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स एंड डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के ये पूरा प्रोसीजर, केस फाइलिंग से जजमेंट तक का पूरा प्रोसीजर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।